हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा असली एडू। बच्चों, आज हम एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि आप बोर्ड पर देख भी पा रहे होंगे, इस पे हम आज लेक्चर लेके आए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट्स होता है। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कैसे हम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अभी तक आपका जो भी डाउट्स था, यकीन मानिए इस लेक्चर के बाद अब आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, तो पूरे लेक्चर को आप ध्यान से देखिए, एक एक स्टेप को हम काफी डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद आप भी किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ये सब कुछ आप समझ सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये एक पार्ट है जो हमारा क्लास 11 का एक चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन पढ़ना है बहुत डिटेल में। ठीक है ना, जैसे किस तरीके से हम फिलिंग करते हैं, अबाउट प्रिंसिपल को हम इस लेक्चर में समझाएंगे हम। ठीक है, क्या इसका रूल है, N+L रूल, ये सब चीज हम जब क्लास 11 का लेक्चर लेके आएंगे तो वहां पर हम कुछ जो भी पॉइंट जो होगा वहां पे वो चीज और क्लियर होगा अच्छे से। जैसे कि अगर हम यहाँ बोलेंगे कि एक सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, 2n²। तो 2n² क्यों है, जब हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो हमारे लेक्चर्स जस्ट आने ही वाले हैं इस चैनल पे, तो आपको उसमें हम ये हर चीज को डिटेल में बताएंगे। यहां अभी बस हम इस पे फोकस करेंगे कि हम वो कैसा, किस तरीके से हम एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसको लिखेंगे। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि हर एक एटम को स्टेबल होना है। हर एक एटम को स्टेबल होना है, मतलब उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। क्यों ऑक्टेट कंप्लीट करना है? क्योंकि जो उसके नियरेस्ट में जो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस, वह इनर्ट है, वो नोबल है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करा। तो हर एक एटम भी चाहता है कि हम भी नोबल गैस के जैसा हो जाए। कहने का मतलब, जिस तरीके से नोबल गैस ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, हम भी क्या करें, इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करें। ऑक्टेट मतलब कि लास्ट ऑर्बिट पे हमारा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जैसे कि नोबल गैस का होता है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडॉन। हाँ, हीलियम ऑक्टेट नहीं, ड्यूप्लेट पर ही स्टेबल होता है ना। तो उस तरीके से सारे एटम चाहते हैं कि हम भी नियरेस्ट इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लें, और ताकि हम भी उसके जैसा क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, हमारे अंदर स्टेबिलिटी आ जाए, हम अपने लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में आ जाए। ठीक है, तो एटम को अगर स्टेबल होना है तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, गेन करेगा, ठीक है ना, या शेयरिंग करेगा। ये कुछ तरीके होते हैं जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डेफिनेशन क्या है। तो इसका बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज the distribution of electron in their various orbit, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको सेल, in order to increasing energy level। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन क्या है, तो यह डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन है। किसका डिस्ट्रीब्यूशन? इलेक्ट्रॉन का। कहां पे? अलग अलग ऑर्बिट में। किस तरीके से? तो इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, सबसे जिस ऑर्बिट का एनर्जी लेवल सबसे कम, वो सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिट जिसका एनर्जी लेवल ज्यादा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में जाएगा, फिर नेक्स्ट में जाएगा। इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन को जो फिलिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग ऑर्बिट में, यही प्रोसेस, ये इश्यू क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं,
और उसी के बाद हम आपको बताएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये डेफिनेशन हो गया। देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन को सीखने वाले हैं अफबाउच प्रिंसिपल से। ठीक है, तो एक काम करिए, डेफिनेशन लिखिए। अब हम देखते हैं अफबाउच प्रिंसिपल। ठीक है ना, देखिए क्या है अफबाउ प्रिंसिपल। सबसे पहले ये बात आता है कि यह अफबाउ का मतलब क्या है ना। आपको बता दें कि अफबाउ का मतलब होता है, एक जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड, इसका मतलब होता है बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, मतलब किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का एक बिल्डिंग सेट करना है, कैसे फिलिंग करना है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, अफबाउ प्रिंसिपल बोलेंगे। तो समझ में, अफबाउ इज अ जर्मन वर्ड दैट मीन्स बिल्डिंग ब्लॉक। ओके, अब हम देखिए अफबाउ में क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग होता है वो क्या इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। ठीक है, और कैसे, तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जैसे सेल, जैसे आपको बता दें कि सेल का क्या क्या नाम होता है, के एल एम एन एन। ठीक है ना, आगे ओपी भी होता है। ठीक है, हर एक सेल में अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ सेल, एक सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, ये निकलता है 2n स्क्वायर के फॉर्मूला से। 2n स्क्वायर, अब 2n स्क्वायर ही क्यों है, अभी के लिए बस आपको इसको याद रखना है। इसके बारे में एक एक मैकेनिज्म समझाएंगे 2n स्क्वायर का क्या मतलब है, लेकिन अपने चैप्टर केमिकल बॉडी में अभी इस लेक्चर में हमारा पूरा फोकस है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को सिखाना, है ना। तो 2n स्क्वायर, जहां n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। जैसे अगर आपसे पूछे, इसको यही लिख लेते हैं हम कि के ऑर्बिट, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट को हम के बोलते हैं, जो ऑर्बिट है फर्स्ट ऑर्बिट के। ठीक है, जैसे के में कितना होगा इलेक्ट्रॉन, तो के का मतलब हो गया कि n इज इक्वल टू 1, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, एल ऑर्बिट में बोलेंगे तो एल क्या है, n2, तो सेकेंड ऑर्बिट में क्या 2 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैसे ही अगर n बराबर थर्ड ऑर्बिट में तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 18। n क्या है फोर्थ ऑर्बिट में 2 इंटू 4 का स्क्वायर दैट इज 32। तो ये क्या बता रहा है कि किस ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना। 2, 8, 18 और ये 32। ठीक है, यहां तक आया समझ में। चलिए अब क्या है इसमें कि ये रहा ऑर्बिट, उसी तरीके से क्या होता है, एक सबसेल होता है, इसको सेल भी बोलते हैं, और एक क्या होता है सबसेल। तो इसको भी समझ लीजिए, सबसेल। ठीक है ना, हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि एक एटम का क्या होता है, टोटल 4 क्वांटम नंबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, 4 क्वांटम नंबर। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके अलावे एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये सब चीज आगे डिटेल में पढ़ना है। तो जैसे कि ऑर्बिट के अंदर में, सेल के अंदर में एक सबसेल है जहां इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है ना, तो सेल सबसेल क्या होंगे, टोटल 4 होते, तो और भी है एसपीडीएम, एसपीडीएम, इसको क्या बोलते हैं, सबसेल कहते हैं। ठीक है, सेल के अंदर सबसेल। ठीक, अब एस के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, पी के पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी के पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ के पास मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, जी भी होगा। ठीक है ना, पी के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है ना, ये सब ऑर्बिटल, ये सब चीज पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके। ऑर्बिटल 3 और इसके पास 3 ऑर्बिटल होंगे, इसके पास 2 ऑर्बिटल होंगे, इसके पास 5 ऑर्बिटल होंगे, इसके पास 7 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। एस के पास 1 ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि पी सबसेल के पास 3 ऑर्बिटल है। ठीक है ना, तो हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, वैसे इस सब में 2 भरेंगे तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। एफ के पास टोटल कितना है, 7 ऑर्बिटल है, और सब में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सब चीज बस अभी सुन लीजिए आप, ऑर्बिटल, ये सब चीज हम आपको
चैप्टर में पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है ना। क्लास 10 के बच्चों का भी इसके लिए इस पे ध्यान नहीं देना, बस उसको इतना याद रखना है, सेल KLMN हो, KLMN, K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 18, N में 32, बस। उसके अलावा सबसेल याद रखना है क्या, S सबसेल में 2, P सबसेल में 6, D सबसेल में 10, F सबसेल में 40, बस इतना भी याद रखना है। ये फिलिंग ये सब क्लास 10 के लिए नहीं है ये सब, ठीक है। क्लास 10 को बस इतना ही ध्यान रखिए, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं बाय यूजिंग अबाउट प्रिंसिपल। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए तो किस तरीके से हम अबाउट प्रिंसिपल लिखेंगे, सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आपको यहां क्या लिखना है, 1s, ठीक है, 1s। उसके जस्ट नीचे क्या लिखेंगे हम, 2s, और यहां क्या लिखेंगे हम, 2p। याद रखना p सबसेल सेकेंड ऑर्बिट से आता है, उसी तरीके से d सबसेल थर्ड ऑर्बिट से आएगा, f सबसेल फोर्थ ऑर्बिट से आएगा। मतलब 3f नहीं बोल सकते हैं कि f सबसेल किससे आता है, फोर्थ ऑर्बिट से आएगा। 1p नहीं होगा क्योंकि p सबसेल सेकेंड ऑर्बिट से आएगा, ठीक है। बस ध्यान से सुनिए जो भी बात हम बोल रहे हैं। क्या है यहाँ 3s, 3p, यहां क्या लिखेंगे हम 3d, फिर यहां क्या लिखेंगे हम 4s, 4p, 4d, 4a, ठीक है। एक देखिए ध्यान से, फिर यहां क्या 5s, 5p, 5d, और आगे 5f भी लिख सकते हैं, इतना ही छोड़ देते हैं हम, ठीक है। 6s, 6p, आगे 6d भी लिखा जा सकता है, और यहां क्या लिख देते हैं हम 7s, आगे 7p, 7d, 7f भी होगा, इतना काफी है। अब उसके बाद इस तरीके से हमें यहां लगाना है, ठीक है। ध्यान से देखिए हम कैसे कर रहे हैं, आप भी इसको कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ऐसे। अगर कोई बच्चा अगर ऐसे नहीं लिख पाए तो उसके लिए कुछ ट्रिक भी है, अपना अपना सब ट्रिक बना के रखता है, जैसे इस तरीके से, जैसे एक है क्या स्कूल, स्कूल है ना, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, जो बोलना है सब 2 बार, ठीक है। दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर आगे फारू या फंटास्टिक, जो भी हो, फंटास्टिक दिल्ली पब्लिक, फंटास्टिक सॉरी फंटास्टिक है ना, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फंटास्टिक दिल्ली पब्लिक, और यहां लेते हैं स्कूल हम, ठीक है। वहां स्पेस पर नहीं था, दिख रहा है नहीं, पर देख लेते हैं हम। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और इधर से लिखते हैं, थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। यहां से देखिए, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फारू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फारू दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। कोई और भी है, सो जा सो जा, पी के सो जा, पी के सो जा, दूध पी के सो जा, दूध पी के सो जा, क्या, और अपना जो भी हो, फारू दूध पी के सो जा, फंटास्टिक दूध पी के सो जा, जो आपको अच्छा लगे, ये अपना ट्रिक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ लिखना पड़ता काउंटिंग, इसे कि यहां लिखेंगे 1, पहले एस को कंप्लीट करना है, 1, यहां लिखेंगे 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6, यहां 7, और यहां 8, ठीक है। अब पी को देखेंगे, तो पी तो सेकेंड से स्टार्ट होता है, सेकेंड ऑर्बिट से, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, ठीक। अब उसके बाद देखेंगे डी को, तो डी स्टार्ट होता है थर्ड ऑर्बिट से, तो 3d, 4d, उसके बाद 5d, 6d, उसके बाद f, तो क्या देखेंगे यहां हम 4f, और ये 5f। तो जो आपको तरीका अच्छा लगे आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले आते हैं हम सोडियम, ठीक है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 1, मैंने क्या बताया था कि S के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2, P के पास 6, D के पास 10,
F के पास मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले यहाँ क्या है 1s, तो क्या लिखेंगे 1s, और s के पास कितना होता है इलेक्ट्रॉन 2, तो 1s2, यहाँ पे 1s है। उसके बाद क्या है इधर, मतलब इसमें ऐसे देखना है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल, और इसमें कुछ ऐसे क्रॉस देखना है आपको, ठीक है। 1s, उसके बाद क्या है 2s2, तो 2s ऊपर 2, क्योंकि 2s के पास मैक्सिमम 2। उसके बाद 2p है, यहाँ पे 2s के बाद 2p है, 2p के बाद 3s है, 2p के बाद 3s है, 2p के बाद 3s है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 2s के बाद 2p 6, क्योंकि p के पास 6 होता है। 2p के बाद यहाँ क्या है 3s, 2p के बाद यहाँ क्या है 3s, तो क्या लिखेंगे 3s। अब थोड़ा काउंट करते हैं, 6 to 8, 8 to 10। सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन यहां तक हो गया, तो एस के पास अब हमें बस एक ही इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के के पास कितना इलेक्ट्रॉन 1 के, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं के 1। इसके पास देखिए सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड कितना है एल, क्या एल के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास 8, के पास 1, और ये क्या है थर्ड, ठीक है ना, यानी कि एम के एल एम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 1, ठीक है। देखिए सॉरी यहाँ कितना लिखेंगे यहाँ 2, तो 2 8 1 लिखा गया है ना, ये लिखा गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हम किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कहने का मतलब अगर सोडियम है, न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट में आपको कितना इलेक्ट्रॉन भरना होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 और थर्ड में 1। इस तरीके से हम सोडियम के पास जो 11 इलेक्ट्रॉन है उसका हम उसके अलग अलग ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। यहां तक ठीक है ना। चलिए कुछ और देखते हैं हम इसमें, एक काम करते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको बस यहाँ एक छोड़ दे रहे हैं और इसके थ्रू आप और सबको लिखिएगा। देखिए क्या है, अब हमें लिखना है, मान लेते हैं कि क्लोरीन का लिख के दिखाते हैं, क्लोरीन 17, ठीक है। देखिए कैसे लिखते हैं 1s2, सबसे पहले क्या 1s2, 1s के बाद 2s2 है ना, 2s के बाद 2p 6, 2p के बाद यहां देखिए 3s2, 3s के बाद क्या है 3p, और 3p के बाद 4s, तो 3p। अब तो देखने हैं क्या 3p 6 हो सकता है, नहीं, काउंट कर लेते हैं। 17 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास, 2 2 4 6 10 2 12 12। अब अगर आप 6 यहां लिखेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, और क्लोरीन के पास तो 17 इलेक्ट्रॉन ही है, इसका मतलब हमें यहां क्या लिखना पड़ेगा, 5, ठीक है। आया समझ में। तो अब देखिए इसके पास, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 8 7, ठीक है। अब यहीं से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो याद रखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट या फिर शेल। बस आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। याद रखना कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखने के बाद हम पता कर पाते हैं कि उस एटम का प्रॉपर्टीज क्या है, वो एटम मेटल है या नॉन मेटल है, सारा प्रॉपर्टीज उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखने के बाद ही हम मालूम कर पाते हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखकर कैसा वो कंबाइन करेगा, है ना, ये सब चीज। तो अगर आपसे पूछे क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, क्लोरीन का, तो सबसे आउटर ऑर्बिट, मतलब ये दोनों, ये थर्ड ऑर्बिट है, ऐसे थर्ड ऑर्बिट में यानी सबसे बाहरी, सबसे लास्ट ऑर्बिट थर्ड तक गया है, इसके पास 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन, इसका क्या हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 7 हो गया। अब उसके बाद एक और टर्म आपको समझना है, और वो है क्या, वैलेंसी। क्या समझना है आपको, वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी क्या है, देखिए द नंबर ऑफ combining capacity, the number of electron loss or gain by an atom to complete its octet, या to achieve the nearest inert gas electronic configuration।
कहने का मतलब कि एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करता है, क्यों? ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो जैसे यहां देखिए, क्लोरीन है, लास्ट में 7 है इसके पास। अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, तो इसके पास 2 उपाय है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, या किसी से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। ज्यादा आसान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना, है ना। इसका मतलब अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ही। इसका मतलब क्लोरीन की वैलेंसी 1 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। और ऐसे भी आप सिंपली याद रखें कि कभी भी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन Ve अगर 1 2 3 हो तो उसकी सेम वैलेंसी भी क्या रहेगा? सेम। मतलब सोडियम का जो हमने एग्जांपल लिया था, सोडियम का, है ना, तो लास्ट में उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आया था, 281, है ना। सोडियम का कितना आया था? 11 था, 281, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 तक में कोई दिक्कत नहीं है, 1। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी? 1। कैसे? क्योंकि अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 7 इलेक्ट्रॉन तो कुछ को देने वाला नहीं है, उसके पास इतना एनर्जी नहीं है सोडियम के न्यूक्लियस के पास कि वो 7 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट में वो मतलब क्या कर ले, वो उसको कैरी कर ले। तो इस कंडीशन में यह अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, इसको लॉस कर देगा ये, तो ताकि यह लॉस करेगा और यह नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव कर लेगा। इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है ना, तो सोडियम की वैलेंसी 1 हो गई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 हो गया, ठीक है। और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है, याद रखना कि वह एटम मेटल होता है। क्या होता है बच्चों? मेटल। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 तो मेटल, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, और मेटल का टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होता है, ठीक है। चलिए, इतना नोट कर लिए हैं आप। ये देखिए, अब जैसे कि अगर आपसे पूछे यहां, अगर आपसे पूछे तो अच्छे से, पोटेशियम कितना होता है? 19, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसका हम? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 2 4 6 10 तो 12 6 18। 3p के बाद देखो तो क्या है? 3p के बाद 4s, क्या लिखेंगे? 4s 1 लिखना पड़ेगा। देखिए 19 हो गया, 2 2 4 16 12 16 और 1 18 और 1 19, ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछे देखो तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में भी 8 और फोर्थ ऑर्बिट में 1, मतलब 2 8 8 1। तो अगर आपसे पूछेंगे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे, तो आउटर ऑर्बिट फोर्थ 1, इसकी वैलेंसी क्या होगी? तो मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हुआ तो वही उसकी वैलेंसी भी हो जाएगी, मतलब इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 1 हो जाएगी, ठीक है यहां तक। अच्छा, तो ये रहा किसका? पोटेशियम का। अब देखिए आगे, अगर आपसे पूछते हैं कि आप हमें आयरन का बताइए, आयरन किसी को याद है? एटॉमिक नंबर कितना है आयरन का? कम से कम 1 से 30 तक याद रखें, कम से कम, ठीक है ना। देखिए आयरन का कितना होता है? 26, ठीक है। चलिए लिख के दिखाते हैं इसको। 1s2 2s2, बस यहां पर ध्यान देना है, 2s2 के बाद 2p6, 2p के बाद 3s2, 3p के बाद 3p6, 3p के बाद 4s2, अब 4s के बाद 3d। अब चेक करते हैं कि क्या 10 लिख सकते हैं या नहीं। डी में तो हालांकि 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन देखते हैं। 2 2 4 16 12 18 20 और 26 इलेक्ट्रॉन है, 10 आप नहीं लिख सकते हैं। फिर 10 लिखेंगे तो 30 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका मतलब हमें क्या लिखना पड़ेगा? 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे पूछे हम कि इसके इस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट में तो 2, सेकंड में 8, थर्ड में देखो ये भी है, थर्ड ये और ये भी, तो थर्ड में कितना हो जाएगा? 2 6 8 और 8 और 6 14, और इसके फोर्थ ऑर्बिट में 2, है ना।
तो अगर आपसे पूछेंगे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, तो बच्चा क्या गलती करता है, उसको लगता है कि सबसे बाहर में ये है तो यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। नहीं, ये डी तो थर्ड ऑर्बिट का है, डी में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो थर्ड ऑर्बिट का है ना, तो सबसे बाहर कहा फोर्थ तक गया है, तो फोर्थ ऑर्बिट के एस में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और ऐसे भी सोचिए कि अगर आप 6 लिख देते हैं तो क्या कहीं मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है क्या? अभी जस्ट बताया है ना हम कि मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो 1, 2 या 3 ही हो सकता है, ठीक है। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है, आया समझ में। चलिए अब हम बात करते हैं किसका, ये देखिए क्रोमियम का। तो ये एक्सेप्शन वाला केस है, क्रोमियम 24, ठीक है ना, इस पर तो ध्यान से देखना समझना है, ये एक्सेप्शन है, स्टार लगाते हैं एक्सेप्शन। क्या है देखिए, क्या है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4, ऐसे लिखेंगे हम। देखिए 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 4 24, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ता है। हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि जैसे अलग अलग कुछ रूल आए, हर्ट्ज रूल है ना, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सब। हाफ अगर कोई ऑर्बिटल, अगर कोई सबसेल हाफ फिल्ड है, अब देखिए डी में होता है 10 इलेक्ट्रॉन, तो उसका हाफ फिल होने का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, तो वह एटम ज्यादा स्टेबिलिटी में रहता है। तो इस केस में इसका एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा, 4s में 1 होगा और 3d में इसका 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके d में चला जाएगा, ताकि d सबसेल हाफ फिल हो जाए, है ना, और इस तरीके से इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो ये एक एक्सेप्शन केस है, ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। एक और एक्सेप्शन है और वो है कॉपर 29। ये 2 एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है 1 से 30 तक में, 2 एक्सेप्शन, क्रोमियम एंड कॉपर। क्या है इसमें देखिए, क्या लिखेंगे हम इसका, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। देखिए 2 4 10 12 16 सॉरी 18 20 29 है ना, लेकिन फिर यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये वाला पार्ट में एक्सेप्शन, यहाँ क्या 4s1 और 3d10, क्योंकि d का कंप्लीट फिल होने में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अगर d सबसेल कंप्लीट फिल हो जाए तो एटम स्टेबिलिटी ज्यादा आएगा। तो इस केस में क्या होता है, क्यों ज्यादा आता है, ये सब चीज पढ़ेंगे, है ना, हंस रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये सब चीज है आगे, लेकिन क्लास 11 के लिए यह लेक्चर हम केवल स्पेशली बना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिखाने के लिए, हर एक के पीछे कारण अभी हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम उसमें हर चीज पे बात होगा ये, ठीक है, क्यों ज्यादा स्टेबिलिटी आ रहा है, ये हर चीज देखिए। तो क्या हुआ, ये 4s1 3d10 हो जाएगा, 4s2 3d9, आया समझ में। तो ये ताकि अब पूछेंगे कॉपर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलेंगे आप, लास्ट ऑर्बिट ये 4 है, 4s1, तो वैलेंसी भी कितना हो जाएगा इसका, वैलेंसी भी कितना 1। वैसे ही कॉपर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये नहीं, ये 4s में कितना है, तो कॉपर सॉरी क्रोमियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और वैलेंसी भी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस इस तरीके से आप क्या करिए, आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए आप, आया समझ में। एक और आपको लिख के दिखा देते हैं, चलिए हम एक और उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करिए, बताइए कि क्या अब आप किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख पा रहे हैं नहीं, है ना। चलिए हम लिख के दिखाते हैं ब्रोमीन का, ठीक है, ब्रोमीन। आप खुद से वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए पहले। ब्रोमीन 35, देखिए क्या लिखेंगे, 1s2, बस यहां ध्यान देना है, 2s2, यहां फिर उसके बाद 2p6, 2p के बाद 3s2, 3s के बाद 3p6, कोई कॉमा ऐसा नहीं देना है, 3p6 के बाद 4s, नीचे लिख रहे हैं 4s2, 4s के बाद यहाँ d है, मिट गया है d, 4s के बाद 3d10, 3d के बाद 4p, अब थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं क्या कितना हो गया ये, 2 2 4 16 12 18 20 30, तो वहां तो हम 5 6 नहीं लिख पाएंगे ना, 35 ही है, तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ 5। और इस तरीके से ब्रोमीन का लिखा गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब अगर आपसे पूछे कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए,
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो यहां भी 4 है और यहां भी 4 है, ये तो थर्ड ऑर्बिट में है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट तक गया है, तो इस 4 में यहां 5 इलेक्ट्रॉन और यहां 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, तो याद रखना कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है तो वैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां पे 8 माइनस 7 करिए और कितना 1, इसकी वैलेंसी 1 आ गई। मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, है ना। और अगर पूछें इसका नेचर क्या है, ब्रोमीन मेटल है कि नॉन मेटल, तो मेटल है या नॉन मेटल है वो हम डिसाइड करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। किससे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, ना कि वैलेंसी से। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां 7 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों 7 है, मतलब कि इसका नेचर नॉन मेटल होगा। मैंने जस्ट बताया है अभी कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हुआ तो वह मेटल होगा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 7 हो 5 6 7 8 तो वह नॉन मेटल। 4 वाला जनरली मेटेलॉइड्स होता है, ताकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके पीछे। अब कार्बन को देख लीजिए, कार्बन का भी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो क्या इसको हम मेटेलॉइड बोल देंगे, तो ऐसा नहीं है, वो नॉन मेटल है। केमिस्ट्री में आपको हर जगह एक्सेप्शन ये सब कहीं कहीं मिलते रहता है, ऐसा समझ में ना। तो ये रहा। अब क्या करिए आप खुद से, अब क्या करिए खुद से, कोई भी एटम आप उठाइए रैंडमली, ठीक है, और उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखिए, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिए, उसकी वैलेंसी लिखिए, और बताइए कि कहाँ क्या आपसे पूरा बन रहा है, नहीं दिक्कत है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देंगे हम इसमें, ठीक है, और भी बहुत सारे एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखाएंगे। तो आपका चाहते हैं प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ठीक है ये बच्चा सीखता भी जल्दी है, भूल भी जाता है, इसलिए जरूरी है कि जब अगर आपने इसको सीख लिया तो अब उसको आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करिए, है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, बस वही लगभग 1 से 50 तक कम से कम आप सारे एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिख के, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, उसका नेचर, मतलब मेटल है नॉन मेटल है, सारी चीजों को लिखिए, ठीक है, ताकि आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाए इस पे, और वो आपके माइंड में परमानेंटली सेट हो जाए, ठीक है बच्चों। तो ये हमने इस लेक्चर में कंप्लीट किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझाए, वैलेंसी समझाए। अब हम बस इस लेक्चर में इतना ही, अब आप खुद से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।